दोस्तों नमस्कार। 3,500 ट्रैक्टर, 40 से 50,000 किसान और इनके लिए तकरीबन 4,500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या 675। जो मीडिया की गाड़ी थी वो तकरीबन 200 थी जो कवरेज के लिए दौड़ रही थी। और 4 हिस्से, खासतौर से दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर, जिसमें एक सिंधु बॉर्डर है, एक गाजीपुर बॉर्डर है, एक टिकरी बॉर्डर है और एक राजस्थान की तरफ से आता हुआ शाहजहांपुर का बॉर्डर है। यानी सिंधु बॉर्डर से लेकर टिकरी तक लगभग 37 किलोमीटर, टिकरी से शाहजहांपुर लगभग 51 किलोमीटर, गाजीपुर से पलवल लगभग 62 किलोमीटर, रिवासन से पलवल तक के आने की स्थिति में लगभग 25 से 30 किलोमीटर की स्थिति। इस पूरे एनालिसिस को मौजूदा वक्त में सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट में तब्दील कर चुका है और उसके पास जो आंकड़े हैं वो यही आंकड़े हैं। जाहिर है ये आंकड़े कृषि मंत्रालय में भी होगा, ये आंकड़े देश के गृह मंत्रालय में भी होंगे और ये आंकड़े हो सकता है पीएमओ में भी पहुंच चुके हों। तो क्या इस स्ट्रेंथ के साथ 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड निकाल पाएंगे? क्योंकि आज हम कुछ बड़े सवालों के साथ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यह बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि सरकार और किसान के बीच के टकराव की परिस्थिति एक ऐसी स्थिति में आकर खड़ी हो चली है जहां पर सरकार कानून को वापस नहीं लेगी, जहां पर किसान कानून को वापस कराए हुए नहीं लौटने की परिस्थिति में खुद का मन बना चुका है और यह अलग अलग सीमा पर नजर भी आ रहा है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में 3-4 सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं कि आज इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट, जो आंकड़ों के लिहाज से सरकार की फाइलों में अब चली गई है, अब कल जब बातचीत होगी तो उसमें 2-3 सवाल बहुत सीधे तौर पर देश के कृषि मंत्री उठा सकते हैं और किसान उसका क्या जवाब देंगे यह दूर की गोटी है। या किसान जिन सवालों को उठाएंगे सरकार के पास उसका क्या जवाब होगा या फिर कोई अगली तारीख हो जाएगी, यह भी दूर की गोटी है। लेकिन सरकार आज की रिपोर्ट देखने के बाद कुछ सवालों को अपने जहन में बैठा चुकी है। कल की बातचीत जब होगी तो पहला सवाल यही होगा, कानून तो वापस नहीं हो सकता है, आपको जहां जहां सहूलियत चाहिए वह बताइए, उसकी पूर्ति हम करेंगे। यानी जहां आपको मुश्किल आ रही है उसका रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन कानून वापस नहीं हो जाएगा। और सरकार चाहे तो कहीं ज्यादा किसानों को पक्ष में खड़ा कर सकती है, यह सरकार की तरफ से भी धमकी भरे शब्द आ सकते हैं। सरकार चाहे तो भीड़तंत्र के सहारे कानून बनते नहीं हैं, लेकिन अगर भीड़तंत्र के सहारे आप कानून को हटा देना चाहते हैं तो फिर हम उससे ज्यादा बड़ी भीड़ तैयार कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में यही बात क्या 11 तारीख को सरकार कहने वाली है। यानी सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि जो 11 तारीख को सुनवाई के दौरान यह होनी चाहिए कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार और हक जो किसानों को मिले हैं, क्या केंद्र सरकार ने उसे हड़प तो नहीं लिया। जो राज्यों के हित में चीजें आती हैं या जिन बातों पर राज्यों को कानून बनाने हैं वह केंद्र सरकार ने कानून बना के स्थिति अपने अनुकूल तो नहीं कर ली। इस पर चर्चा हो या ना हो, इससे हटकर चर्चा यह होगी किसी भी भीड़ के जरिए, किसी भी संसद के जरिए पारित कानून को कैसे वापस कराया जा सकता है। और अटॉर्नी जनरल जिन तर्कों को 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में देने वाले हैं उसके भीतर का तर्क सबसे बड़ा यही होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इसे जानता है कि संसद से बड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होती है। तो क्यों संसद में बने कानून को खारिज कर दिया जाए, उसमें सहूलियत और सुविधाओं को किसान के लिए खड़ा होने का जो भी मुलम्मा चढ़ाया जा सकता है चढ़ाया जा सके। हमने शुरू में ही आपसे कहा आज कुछ बड़े सवालों पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जिन सवालों के सहारे किसान धीरे धीरे अपने आंदोलन की दिशा को लेते चले जा रहे हैं और सरकार खामोशी के साथ कुंडली मारकर बैठी हुई है, उसके बीच का एक अनूठा सच यह भी है, सरकार अपने भीतर यह मान चुकी है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या कम है, या फिर सरकार अगर चाहेगी तो इस देश में ज्यादा किसानों को वो खड़ा कर सकती है। हमें लगता है यहीं से वो असल स्थिति शुरू होती है जहां पर इस बात का जिक्र बार बार आता है कि सरकार क्या किसानों को बांट लेगी। किसानों को बांटने का मतलब जाति और धर्म नहीं है, किसानों को बांटने का मतलब बड़े और छोटे किसान है, सीमांतधारी किसान है, मंझोले किसान है। किसानों को बांटने का मतलब
प्रति व्यक्ति किसान की जो आय बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, यहां जो है उसकी तुलना में हरियाणा और पंजाब के किसानों का जिक्र कर दिया जाए क्या? जो सरकार की रिपोर्ट तैयार हो रही है उसमें 2-3 बातों का जिक्र आने वाले वक्त में किसानों के सामने, या हो सकता है कल कृषि मंत्री रख दें या फिर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रख दिया जाए। इस देश के भीतर में सीमांत किसान जिनके पास आधे हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, वह अगर एक ट्रैक्टर को भी किराए पर लेने चला जाए तो उसको प्रतिदिन के 500 या 600 रुपए देने पड़ते हैं। और यह ताकत भी भारत के लगभग 74% किसानों के पास नहीं है। इन्हीं 74% किसानों को भारत सरकार कहती है हम किसान सम्मान निधि की रकम देते हैं, जो 2000 रुपए 4 महीने पर एक बार देते हैं। जोड़ते चले जाइएगा तो पर परिवार के हिस्से में प्रतिदिन के 50 रुपए भी नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जब ये तर्क हो रहे हैं और जब इन स्थिति में सरकार एक परिस्थिति देख रही है, तो आज इस ट्रैक्टर रैली के जरिए या ट्रैक्टर की परेड का जो निरीक्षण आज किया गया उसके जरिए जरा हालात समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत साफ तौर पर समझना होगा कि इस देश के भीतर में किसानों की परिस्थिति सबसे नाजुक है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश के भीतर में सिर्फ फसल की कीमत ही किसान अपने तौर पर निर्धारित नहीं कर सकता है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स की कीमत निर्धारित हर प्रोडक्ट धारी कर सकता है। यह भी सही है। इस देश के भीतर में किसानों की तादाद और किसान एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। यह भी सच है। इस देश के भीतर में ग्रामीण भारत में बसने वालों की तादाद शहरी तादाद से कई गुना ज्यादा है। यानी लगभग 138 करोड़ के मौजूदा वक्त की जनसंख्या जो है उसमें लगभग 90 करोड़ लोग अभी भी ग्रामीण भारत में रहते हैं। और जो शहरी भारत है उसमें भारत दुनिया में अव्वल इलाकों में आता है, जहां पर शहरी गरीबों की तादाद भी भारत में सबसे ज्यादा है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसान भारत की उस इकोनॉमी के समानांतर एक पैरेलल इकोनॉमी का आंदोलन खड़ा करने की स्थिति में हैं, जहां इस देश के भीतर के तमाम संकट जो शहरी गरीब भी भोग रहा है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाला भारतीय भी भोग रहा है। बेरोजगारी के दंश में फंसा हुआ डिग्रीधारी भी भुगत रहा है और रोजगार इस दौर में जो छिन गया है उन परिस्थितियों से भी इस देश के युवा और शायद व्हाइट कॉलर तक भुगत रहे हैं। क्या सभी को एक ऐसे प्लैंक पे किसान ला पाने की स्थिति में है, या उसकी ताकत आज ट्रैक्टर चलाने से हुई है, कल वो दूसरी ताकत किसी दूसरे रूप में नजर आएगी? ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन सवाल है कि जब आंदोलन की ताकत उस पूंजी पर ही आकर टिक जाए जिस पूंजी के आश्रय ट्रैक्टर भी एक औजार नहीं बल्कि ट्रैक्टर एक पैसे के जरिए खरीदी गई ताकत के तौर पर नजर आता हो, जिसमें डीजल भराने पर ही ट्रैक्टर चलेगा। महात्मा गांधी ने यूं ही आंदोलन को सरोकार और आम जनता से नहीं जोड़ा। वो चाहते तो पैसे से भी जोड़ सकते थे, चाहे चंपारण का आंदोलन हो, चाहे खेड़ा का आंदोलन हो। जो भी किसानों को लेकर महात्मा गांधी ने आंदोलन किया उसमें एक सीमा रखी थी, इतना ही पैसा खर्च होगा। एक बजट बनाते थे और लिमिटेशंस के साथ इसलिए रहते थे, उनको पैसा देने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन वह इसलिए सीमित अवस्था में काम करते थे क्योंकि इस देश के भीतर में 2 जून की रोटी की लड़ाई हर एक आम शख्स लड़ रहा है, इसका एहसास महात्मा गांधी को था। तो उन्होंने उस पेट के साथ संघर्ष को जोड़ना शुरू किया। क्या दिल्ली के चारों तरफ घूमते हुए ट्रैक्टर का खर्च, उस पे आने वाले डीजल का खर्च, यह हो सकता है बहुत कम हो, इसमें कोई दो दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों की जरूरत, अगर इस देश का किसान एकजुट हो जाए तो बिहार का किसान हो या छोटे प्रदेशों का किसान हो, झारखंड का किसान